जैसे जैसे वेंसडे सच्चाई के करीब पहुंचती है, कोई अनजान ताकत उसे चुपचाप देख रही होती है। अपनी भविष्य देखने की ताकत को नियंत्रित करने के लिए उसे मिलना होगा गूडी एडम्स से, एक आत्मा जो मौत की खाई से बोलती है। वेंसडे ने अपनी पुरानी हार पहनी, चारों तरफ मोमबत्तियां सजाई और आत्मा बुलाने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन तभी उसकी वुल्फ रूममेट एनेड कमरे में उछलते कूदते आ गई। वेंसडे ने निराश होकर लंबी सांस ली, लेकिन एनेड तो बस खुशबू वाली मोमबत्तियां लगाने की बात कर रही थी। शायद बीफ की खुशबू से आत्मा खुश हो जाए। इसी हंसी मजाक के बीच दरवाजे के नीचे से एक रहस्यमयी नोट सरकाया गया। कटे फटे मैगजीन के अक्षरों से लिखा गया, यह संदेश वेंसडे को ले गया क्रैक्सस्टोन की जियोलॉजी साइट पर, जहां वो गूडी को पहले भी देख चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, एक और झटका। उसके दोस्तों ने उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की थी। बेशक वेंसडे के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसका तो मन उन डरावने जन्मदिनों में लगता है जहां केक ताबूत जैसा हो, कीलें जड़ी हो और मिठाई की जगह मकड़ियां हो। और फिर तभी उसकी नजर दीवार पर लिखे लैटिन वाक्य पर पड़ी, मुझे उठाओ, अग्नि निकट है। उसी समय स्कूल के लॉन पर भी आग से यही वाक्य बना हुआ था। वो जान गई ये कोई संयोग नहीं। अचानक से एक और भविष्य दृष्टि आई। वो खुद को एक पुराने टूटे फूटे दरवाजे के सामने देखती है, जहां गूडी उसे चेतावनी देती है, अगर तुम्हें क्रैक्सस्टोन को रोकना है तो इस दरवाजे को ढूंढो। सबसे पहले अब वेंसडे का मिशन शुरू होता है, उस दरवाजे को ढूंढना जो उसने सपने में देखा। कैफे में वह टाइलर से पूछती है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता। तभी जेवियर आता है, जो पेंटिंग करता है और बता देता है कि वही दरवाजा उसने भी सपने में देखा है। वो जगह थी गैरेट परिवार का पुराना घर, जिसका संबंध वेंसडे के पापा पर लगे कातिलाना इल्जाम से था। वेंसडे अकेले उस घर में जाती है, लेकिन वहां शहर का मेयर पहले से मौजूद होता है। वो किसी से फोन पर कह रहा होता है, मैंने असली गुनहगार को ढूंढ लिया है। और तभी एक रहस्यमयी कार आकर मेयर को टक्कर मार देती है। मेयर खून की उल्टियां करता हुआ वहीं गिर जाता है और वेंसडे के सामने उसकी एम्बुलेंस बुलाई जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल वेंसडे के सभी बाहर जाने के अधिकार छीन लेती है, लेकिन वो कहां मानने वाली थी। वो फिर से टाइलर और एनेड के साथ चोरी छुपे निकल जाती है। फिर से गैरेट का घर, और इस बार एक बहुत बड़ा खुलासा। वहां एक गुप्त कमरा था जिसमें एक अजीब मूर्त, एक रक्त वेदी और ताजा जली मोमबत्तियां थी। और ऊपर एक कमरा जहां लॉरल गेट्स नाम का म्यूजिक बॉक्स रखा था। लॉरल जो गैरेट की बहन थी, जिसके मरने की खबर पहले ही पुलिस रिकॉर्ड में है। तभी एक डरावना राक्षस हमला करता है। वो वेंसडे और एनेड को एलिवेटर में घसीटता है और एलिवेटर तेजी से नीचे गिर जाता है। वे पहुंचते हैं एक सीक्रेट ऑपरेशन रूम में, जहां शवों के अंग रखे हुए हैं। यही वो जगह थी जहां ये राक्षस लोगों की बॉडीज को काट कर रखता था। वेंसडे को याद आता है टाइलर पीछे छूट गया है। वो वापस जाती है और उसे खून से लथपथ जमीन पर पाती है। तभी जेवियर आता है, तीनों मिलकर भागते हैं, टाइलर को घर लाते हैं। लेकिन वहां पुलिस वाला टाइलर का पिता भी आ जाता है और वेंसडे को दोषी ठहराने लगता है। वेंसडे सबूतों के साथ पुलिस के पास जाती है, लेकिन जब तक वो वापस गैरेट के घर पहुंचते हैं, सारे सबूत गायब हो चुके होते हैं। रक्तवेदी, फूलों वाला कमरा, शवों के टुकड़े सब साफ कर दिए गए थे। अब प्रिंसिपल वेंसडे को निकालने का सोचती है, लेकिन वेंसडे एक आखिरी बात कहती है, ये स्कूल मैं बर्बाद नहीं कर रही, मैं इसे बचा रही हूँ। प्रिंसिपल को भी यकीन होने लगता है कि कुछ तो है। एनेड, जिसे वेंसडे ने इस्तेमाल किया, वो अपना सामान उठाकर दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाती है। वेंसडे को पहली बार अकेलेपन का एहसास होता है। गूडी ने पहले ही कहा था, एक रेवन हमेशा अकेला रहता है। अब वेंसडे के पास सिर्फ एक सबूत बचा था, लॉरल के म्यूजिक बॉक्स के नीचे छिपी हुई फोटो, जिसमें किसी ने उसे छुपकर देख रखा था। अब ये बात साफ है, दुश्मन हमेशा उसके आसपास था। और एपिसोड खत्म होता है उस अस्पताल सीन पर, जहां मेयर की हालत और भी खराब हो जाती है और कोई उसका ऑक्सीजन मास्क हटाकर उसे मार देता है। अब सवाल सिर्फ एक है, कौन है वो जो अंधेरे में रहकर सबको एक एक करके मार रहा है।